भी बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन अतीक अहमद के केस में ऐसा क्या था कि पार्लियामेंट तक में नेता और पॉलिटिकल पार्टी इसके बारे में बात कर रही थी। ऐसी क्या सिचुएशन रही होगी कि अतीक अहमद, जिसके ऊपर क्रूड बॉम्ब फेंकने तक के आरोप थे, उसने हमारे देश की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर डील के लिए पार्लियामेंट में जाके वोटिंग कैसे कर दी। एक आदमी जिसके ऊपर कानून तोड़ने और मर्डर के आरोप थे, उस टाइम पे ऐसा क्या हुआ होगा कि उसको माननीय एमपी बना के पार्लियामेंट में शपथ दिलवाई गई कि वो अपने एरिया में इस चीज का ध्यान रखे कि कोई कानून ना तोड़े। और ऐसा क्या रीजन था कि एक टांगा चलाने वाले के लड़के ने 11,000 करोड़ की प्रॉपर्टी बना ली, और इन सब चीजों के बाद भी आम जनता बार बार उसको वोट देके 5 बार एमएलए और 1 बार एमपी क्यों बना रही थी। तो ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, तभी जो अभी करंट सिनेरियो चल रहा है उसको समझने में आसानी होगी। अतीक अहमद की हत्या पर देश में उठ रही आवाजों को अब विदेशों से भी समर्थन मिलने लगा है। क्या मैं इस सदन का सदस्य हूँ या नहीं हूँ? पूरी प्लानिंग को जो है वो अंजाम दिया जाता है। देखिए, प्रयागराज, जिसको उस टाइम पे इलाहाबाद कहते थे, वहां पे एक गांव था कसारी मसारी। इसी गांव में एक गरीब टांगे वाला रहता था जिसका नाम था हाजी फिरोज अहमद, और 10 अगस्त 1962 को इसी टांगे वाले के घर में पैदा होता है अतीक अहमद। अतीक अपने घर में सबसे बड़ा लड़का था। एक भाई अशरफ था जिसको खालिद असीम भी कहते हैं, अभी आपने अशरफ के बारे में काफी सुना होगा, और इसके अलावा 2 बहनें और थी। इनका परिवार गरीबी से तो जूझ ही रहा था, अतीक का पढ़ाई में मन भी नहीं लग रहा था। तो 8th क्लास के बाद अतीक ने कोयला चुराने और बेचने का काम शुरू कर दिया। एक्चुअली इनके इलाके से कोयले की जो मालगाड़ियां जाती थी, वहां से कोयला चुरा के अतीक ने उसको बेचना चालू कर दिया था, और जब प्रॉफिट ज्यादा होने लगा तो अतीक ने उस एरिया के और लड़कों को अपने साथ जोड़ लिया, और एक तरह से ये इनका लीडर बन गया था। और इसी बीच में इसने कुछ टाइम के लिए सलीम शेरवानी, जो उस टाइम पे उस एरिया के एमपी थे, उनके लिए बाउंसर का भी काम किया था। इन सब चीजों के बाद भी इसने जैसे तैसे 10th क्लास का एग्जाम तो दिया, लेकिन फेल हो गया, और उसके बाद ही पूरी तरीके से कोयले के बिजनेस में घुस गया। 17 साल की उम्र में ये 10th क्लास में फेल हुआ था, और उसी ईयर 1979 में इसके ऊपर पहला मर्डर का आरोप लगता है कोयले के बिजनेस को लेके, और कुल्डाबाद पुलिस स्टेशन में इसका पहला केस रजिस्टर होता है। 1979 से लेके 1983 तक अतीक ने अपने कोयले के बिजनेस के साथ साथ एक्सटॉर्शन यानी वसूली करना भी शुरू कर दिया था, लेकिन ये सारी चीजें बहुत ही छोटे लेवल पे हो रही थी। उसी टाइम पे सेम एरिया में एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था जिसका नाम था शौक ए एलाई, जिसको सब चांद बाबा भी बोलते थे। ये उस एरिया का सबसे बड़ा डॉन था, और इसके हिसाब से सारी चीजें चलती थी। जिस एरिया में रहता था उस एरिया में पुलिस नहीं जाती थी। कहा जाता है कि पॉलिटिकली ये बहुत स्ट्रांग था और नेताओं का हाथ इसके सर पे था। पुलिस इसके गैंग के किसी भी आदमी को हाथ नहीं लगाती थी। 1988 में इस एरिया में एक नए पुलिस ऑफिसर नवरंग सिंह आते हैं, और ये पहले पुलिस ऑफिसर थे जिसने चांद बाबा को उसके एरिया में घेर के पकड़ने की कोशिश की थी। चांद बाबा बच के तो निकल जाता उस दिन, लेकिन सेम उसी रात को चांद बाबा पूरे पुलिस स्टेशन को घेर लेता है। कई घंटों तक चारों तरफ से पुलिस स्टेशन के ऊपर गोलियां बरसाई जाती हैं और बॉम्ब फेंके जाते हैं। चांद बाबा का जो बॉम्ब बनाने का स्टाइल था वो बहुत अलग था, जिसकी वजह से चांद बाबा को बमबाज भी कहते थे। इसके आदमी बैग के अंदर बॉम्ब बनाने का सामान रखते थे और ऑन द स्पॉट बॉम्ब बना के मारते थे, और क्रूड से ये बम बनाते थे। अभी जो उमेश पाल वाला जो इंसिडेंट हुआ था उसमें भी सेम इसी तरीके से बॉम्ब बनाए गए थे। अभी आगे बताऊंगा मैं, और ये सारी छोटी छोटी डिटेल्स में बता रहा हूं। अभी जब करंट सिचुएशन आएगी तो अब आप इसको रिलेट कर पाओगे। तो इधर अतीक छोटे लेवल पे अपने गैंग के साथ काम कर रहा था, और सेम टाइम पे सेम एरिया से चांद बाबा भी अपना काम कर रहा था। इसके बाद एक दिन अतीक अहमद को पुलिस उठा के ले जाती है। उसके ऊपर एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लग जाता है। इनफैक्ट अतीक अहमद पूरे यूपी में पहला आदमी था जिसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगा था, और इसी टाइम पे अतीक को किसी ने बताया था कि चांद बाबा के अलावा उसको कोई और इस सिचुएशन से नहीं बचा सकता। और यही वो टाइम था जब अतीक अहमद चांद बाबा से मिलता है और उसकी मदद लेता है। कहा जाता है कि इस चीज के लिए चांद बाबा ने दिल्ली से सोर्स लगवाई थी और अतीक को सेम डे में छुड़वाया था। चांद बाबा को अतीक के अंदर काफी टैलेंट दिखता है, इसलिए वो अतीक को अपने साथ रख लेता है। इसके बाद अतीक चांद बाबा के साथ मिलकर और पावरफुल हो जाता है, और उसका जो पुलिस का डर था वो भी खत्म हो जाता है। चांद बाबा के साथ रहकर उसने हर एक चीज सीखी, बॉम्ब बनाने से लेकर हथियारों की सप्लाई, एक्सटॉर्शन के तरीके, सब कुछ सीखा। अतीक ने वहां पे रहकर ये भी सीखा कि चांद बाबा जो है वो छोटे छोटे इलेक्शन भी लड़ रहा है, तो अतीक भी उसको देख के इलेक्शन लड़ने के लिए बोलता है, और इसको लेके चांद बाबा और अतीक में लड़ाई हो जाती है और दोनों अलग हो जाते हैं। लेकिन अतीक अहमद काफी तेज था, वो सारी चीजें चांद बाबा के साथ रहकर सीख लेता है, और अब चांद बाबा का ही कॉम्पिटिशन बन जाता है। अब 1989 में असेंबली इलेक्शन आते हैं, और अतीक इंडिपेंडेंट पार्टी बना के खड़ा होता है क्योंकि कोई पॉलिटिकल पार्टी उसको टिकट नहीं देती है। और वहीं दूसरी तरफ चांद बाबा भी सेम टाइम पे सेम सीट से खड़ा होता है। इसको लेके अलग अलग कहानियां है, लेकिन मैं अभय अवस्थी, जो सोशल साइंटिस्ट और फॉर्मर इलाहाबाद स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, मैं उनकी थ्योरी लेके चलता हूं। चांद बाबा अतीक को इलेक्शन से पीछे हटने के लिए धमकी भी देता है, लेकिन अतीक नहीं मानता है, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज चांद बाबा के अगेंस्ट में थी उनका हाथ अतीक पे था।
चांद बाबा और अतीक के बीच में इस पूरे चुनाव के टाइम पे बहुत गैंगवार होती है, लेकिन फाइनली अतीक ये चुनाव जीत जाता है। इसके कुछ दिन बाद ही चांद बाबा का मर्डर हो जाता है। अतीक एमएलए तो बनता ही है, साथ में चांद बाबा का जो पूरा 2 नंबर का बिजनेस था उसको भी टेक ओवर कर लेता है। ये जितने भी गैंगस्टर थे, इनकी गैंग में हिंदू, मुस्लिम, हर कास्ट के लोग होते थे। ये जब क्राइम करते थे तो उसमें भी कास्ट नहीं देखते थे, हर कास्ट के लोगों के साथ क्राइम करते थे। बेसिकली जिनके पास पैसा होता था उनके साथ क्राइम होता था। 1989 में अतीक अहमद एमएलए तो बनता ही है, बल्कि उसके बाद भी 1989 से 2004 तक कॉन्टिन्यूसली इलेक्शन जीत के 5 बार एमएलए बनता है। 5 बार बड़ी बड़ी पार्टी के जो नेता थे उनको हरा के इलेक्शन जीतना ये आसान बात नहीं थी। देखिए, इलेक्शन पैसा और पावर से जीता जाता था, और कहा जाता है कि उस टाइम पे अतीक के पास इस एरिया में दोनों था। और कुछ एलिगेशन ये भी हैं कि एक्सटॉर्शन और लैंड कब्जा करके इसने पैसा तो बहुत बनाया, इसके साथ साथ इलेक्शन टैक्स के नाम पे बिजनेसमैन, बिल्डर्स, फैक्ट्री ओनर्स, हॉस्पिटल्स ओनर्स, बड़ी रिटेल शॉप्स के ओनर, इन सबसे भी पैसा वसूल